तो स्वागत है आप लोगों का स्टडी लाइफ में। चलिए आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से टॉप 25 क्वेश्चन। इस तरह का हमने पहला और दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया है टॉप 25 क्वेश्चन का प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। ये तीसरा वीडियो है। ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन से। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, क्या कहते हैं तो पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन है, ये अपारदर्शी लिखा हुआ है, यहाँ पर गलत लिख दिया है। अपारदर्शी पदार्थ जिसे प्रकाश आसानी से पार नहीं होता है, यानी कि बिल्कुल भी पार नहीं होता है आर पार, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। पारभासी का मतलब होता है थोड़ा बहुत प्रकाश पार करे, जैसे घिसा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ये सब पारभासी पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। अपारदर्शी पदार्थ ईंट, पत्थर, लोहा, ये सब क्या होता है अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। और पारदर्शी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। बोल रहा है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिलता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और समतल दर्पण द्वारा भी आभासी प्रतिबिंब मिलता है या काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। किसके द्वारा समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण की फोकस पर बनता है। तो अनंत पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है r/2। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। अगर पूछ दे वक्रता त्रिज्या तो ये फोकस दूरी के दुगना होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। एक मोटर गाड़ी चालक है, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उसके सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। उसके सामने जो लगा रहता है उत्तल दर्पण लगा रहता है देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक और सीधा। यही बोल दे अवतल दर्पण द्वारा, तो अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है।
अवतल दर्पण द्वारा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संबंध f बराबर r/2 सत्य है। बोल रहा है संबंध f बराबर r/2 सत्य है, किसके लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए। f बराबर r/2 जो फॉर्मूला होता है ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोगों को याद रखना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या है? यदि आवर्धन m ऋणात्मक है तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा होगा। अगर माइनस में आ रहा है तो इसका अर्थ होगा प्रतिबिंब उल्टा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है? जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बोल रहा है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? पानी से भरी बाल्टी का गहराई अगर कम मालूम पड़े तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है। अगर गिलास में या बाल्टी में ही किसी छड़ी को रख दिया जाए तो छड़ी टेढ़ी हुई मुड़ी हुई दिखाई देती है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जितना भी टेढ़ा मेढ़ा पूछ देगा, ऊंच खाल जितना भी बोल दे तो यह सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये आप लोग को याद रखना है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो अपवर्तन कोण बड़ा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी
किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों संभवतः हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों अवतल होंगी, क्योंकि फोकस दूरी माइनस दिया हुआ है तो दोनों ही अवतल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता बराबर क्या होता है? पावर, P बराबर 1/f होता है। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 20 मीटर में चेंज करेंगे तो नीचे 100 की जगह ऊपर हो जाएगा 100, तो 20 पाँच कितना हो जाएगा? 100। तो ये अवतल लेंस है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -5 डायप्टर, क्योंकि फोकस दूरी अवतल लेंस की माइनस में होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा -5 डायप्टर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी -5 डायप्टर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और सीधा बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी लाइफ। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। बोलेगा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोगों को वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? बोल रहा है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। इसका चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोगों को याद रखना है। बोल देगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, किस में होती है? तो निर्वात में होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो किरण आरेख कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। बोल रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है?
तो ध्रुव कहा जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ये लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहा जाता है। गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल। गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है। क्वेश्चन बोल रहा है, गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। बोल रहा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य अक्ष कहा जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कागज। कागज क्या होता है? जब किसी मान लीजिए अवतल रहता है और उस पर जो प्रकाश पड़ता है तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, और केंद्रित होने के कारण जब कागज पर एक ही बिंदु पर पड़ता है तो कागज जल उठता है। वही बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है तो कागज, और कोई तो नहीं जलेगा लेकिन कागज जलने लगेगा। तो हम लोगों ने मस्ट 25 क्वेश्चन को पूरा कर लिया है। चलिए आप लोगों के लिए एक लास्ट में होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? यानी कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमने मस्ट 25 क्वेश्चन को पूरा कर लिया। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से कर लिया, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है STUDY स्टडी लाइफ है, ये आप लोग को याद रखना है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।